जय हिंद एवरीवन। क्या हाल है भाई सारे भाइयों के। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी ज्योग्राफी की सीरीज, अपनी एनडीए सीडीएस की एक सीरीज। इस सीरीज के अंदर आपको पूरी जीएस में पढ़ाऊंगा। जो जीएस बेसिकली एनडीए और सीडीएस में आती है और मेजरली बात करूँ तो एनडीए में आती है, उस जीएस को मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। करना आपको बस एक छोटी सी चीज़ है। मैं तो जवान दे रहा हूँ कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। आपसे मुझे छोटी सी एक्सपेक्टेशन है कि बस कंसिस्टेंट रहो, और जिसे रहना है वो रहो, नहीं रहना है मत रहो। इट इज़ नॉट माई रिक्वेस्ट, इट इज़ आपकी चॉइस है। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंट रहोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की सीरीज, आज का लेक्चर। करना आपको बस एक छोटी सी चीज़ हो रहा है भाई। जो भी नोट्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना है। ऐसे सुनते रहोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। बस आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है वो लिखो। मुर्दे की तरह सुनते रहो। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तब भी लिखो, क्योंकि वो चीज़ हो सकती है आगे फ्यूचर में मैं आपको बताऊं। तो इस हिसाब से हम लोग शुरू करेंगे अपनी सीरीज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताऊं, पहले मेरी जबान पे जान दो मैं क्या कह रहा हूँ। आपकी जो अर्थ है, आपकी जो धरती है, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। उस एक्टिविटी में फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आपका होता है, आपकी वोल्केनो फटता है, आपको जो भी कुछ हो रहा होता है, वो चीज जो हो रही है वो धरती से कुछ चीज बाहर निकल रही है। अब वो बाहर क्यों निकल रही है, उसका क्या पीछे का रीजन है, उस सारे रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसके अंदर की चीजों को जानना पड़ेगा। भाई अगर आपके मसल में इंजरी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बॉडी के अंदर कहाँ किस पार्ट में इंजरी है आपको उस पार्ट को जानना पड़ेगा। तो जो अर्थ में जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें जानने के लिए सबसे पहले अर्थ के अंदर, इंटीरियर के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं इंटीरियर के बारे में जानने के लिए। इतनी बड़ी आपकी अर्थ है तो इतनी बड़ी तो हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। इतनी बड़ी में से अगर मैं छोटा सा हिस्सा उठाऊं, अगर अर्थ का मैंने एक छोटा सा हिस्सा उठा लिया, उस छोटे से हिस्से को अगर उठा के मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात हम लोग छोटे ही सैंपल से पूरे अर्थ के बारे में पता लगा पाएंगे। तो ये आपका छोटा सैंपल आप सभी के सामने, ये मैंने छोटा टुकड़ा आपका निकाल दिया। निकालने के बाद इस टुकड़े में मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने, जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये बात ऑब्जर्व करी कि जो हमारी अर्थ की इंटीरियर है, अर्थ का जो अंदर का हिस्सा है वो तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड है। वो तीन पार्ट आपके कौन कौन से हैं, पहला है आपका सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, उसके बाद उसके बीच वाला मेंटल, और सबसे नीचे वाला आपका जो है मेरे भाई कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इस सीक्वेंस में याद रखना भाई, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब क्रस्ट में भी दो पार्ट है और कोर के अंदर भी कुछ चीजें हैं। आपकी जो क्रस्ट होती है वो दो पार्ट की होती है, एक होती है आपकी कॉन्टिनेंट वाली, एक होती है आपकी ओशियनिक वाली, जिसके ऊपर आप अभी हो। आप मोस्टली, आप सारे के सारे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर हो। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी आप कॉन्टिनेंट के ऊपर खड़े हो ना, तो जिसके ऊपर आप खड़े हो आपकी क्रस्ट है। तो कॉन्टिनेंट जो कॉन्टिनेंट पर होती है वो क्रस्ट। ओशन जो ओशनिक के डेप्थ पे, जब आप ओशन के सबसे नीचे पार्ट पे जाते हो जहां पर फ्लैट होता है ओशियन, अगर आप वहां जाओगे तो वहां आपको मिलेगी ओशनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलती है कॉन्टिनेंट में, ओशनिक क्रस्ट मिलती है ओशनिक में। अच्छा, इतने ही बात में क्या पढ़ लूंगा मैं, कुछ नहीं। अब दूसरी बात यहां पर यह है कि हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि कौन कौन सी पार्ट में कौन कौन चीजें मिल रही है। हमारे अर्थ के इंटीरियर के अंदर बहुत सारे मिनरल मिलते हैं। उन मिनरल्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले एक बात जाननी पड़ेगी कि किस पार्ट में क्या मिल रहा होता है। तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया मेरे भाई, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर आपको मिलता है सियाल, ओशनिक के अंदर आपको मिलता है सीमा, और कोर के अंदर आपको मिलता है नाइफ। अब सियाल, सीमा, नाइफ क्या है, सबसे पहले ये जो भी है पहले तो आप इसे रट लो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको उसके बारे में अलग अलग जानना पड़ेगा, मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन सियाल, सीमा, नाइफ, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इस सीक्वेंस में ये चीज सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। अब मैं बताऊँ सियाल क्या होता है। एसआई से बना मेरे भाई सिलिकॉन, एल से बना एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम आपको मिलता है कहाँ, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम आपको मिलता है भाई आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। एसआई से बना सिलिकॉन, एमए से बना मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम आपको मिलता है ओशनिक क्रस्ट के अंदर। अब कोर में आपका मेंटल में कुछ नहीं मिल रहा होता, कोर में आपको मिलता है नाइफ। एनआई से बना निकल, एफ से बना आयरन। तो ठीक है, नाइफ आपको मिलता है इसके अंदर। तो सियाल, सीमा, नाइफ, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, है ना, और सिलिकॉन और निकल और आयरन। इस तरीके से आपके सियाल, सीमा, नाइफ हमारे अर्थ के इंटीरियर के अंदर मिल रहे होते हैं। दूसरी बात मैं आपको यहां पर बताऊं वो ये है कि तीनों की तीनों पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई आपसे पूछो कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, कोई आपसे पूछे कि वॉल्यूम किसकी ज्यादा होती है, आपको क्या बताना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है
जैसे जैसे आप अर्थ में डेप्थ के अंदर जाओगे, जैसे जैसे आप डीप जाते चले जाओगे, वैसे वैसे आपकी डेंसिटी बढ़ते चली जाएगी। तो कॉन्सेप्ट आपको लिखना है कॉपी के अंदर कि डेंसिटी बढ़ेगी कब? डेंसिटी बढ़ती है जब आपकी डेप्थ बढ़ेगी। तो डेप्थ के साथ साथ आपकी डेंसिटी भी बढ़ती है। अब अगर डेप्थ के साथ साथ डेंसिटी बढ़ेगी, तो दिमाग लगा के बताओ, क्रस्ट मेंटल कोर में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? कोर की होगी मेरे भाई। किसकी होगी? कोर की, क्योंकि ये सबसे नीचे है। उसके बाद होगी मेंटल की, और सबसे कम डेंस आपका होगा क्रस्ट। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसकी होती है, तो हाँ भाई आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, छाप लेना है। सबसे ज्यादा आपकी वॉल्यूम जो होती है क्रस्ट मेंटल कोर में, वो होती है मेंटल की। मेंटल के अंदर आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम मिलती है पूरी की पूरी अर्थ क्रस्ट के अंदर। बहुत वॉल्यूम होता है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ी ऊपर लेवल की पढ़ाई करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ना एक मेंटल आपकी 3 पार्ट में होती है। जनरली क्रस्ट मेंटल कोर आपकी दो दो पार्ट में होती है, अपर लोअर ऐसे करके होती है। लेकिन जब आप हाई लेवल की पढ़ाई करते हो तो वहां आपको दिखता है कि मेंटल इतनी ज्यादा वॉल्यूम के अंदर है कि मेंटल 2 पार्ट के में 3 पार्ट में हो जाती है, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल, लोअर मेंटल। तो सबसे ज्यादा थिक जो आपकी होती है वो होती है भाई मेंटल। और डेंसिटी में आपको बता दिया क्या हिसाब किताब है। अब बात करते हैं ओशनिक क्रस्ट की और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की इंडिविजुअली क्या क्या हिसाब किताब है, ठीक है। जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसी सीक्वेंस के अंदर आपकी असल में होती है। अगर मैं बात करूँ ना भाई, ऊपर वाले हिस्से में आपके क्रस्ट के ऊपर वाले हिस्से में जो आपकी होते हैं वो होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और नीचे वाले हिस्से में जो आपकी होते हैं वो होते हैं ओशियनिक क्रस्ट। यानी कि अगर कोई ऊपर नीचे का सीक्वेंस ही पूछे ना, तब भी ओशियनिक नीचे होती है और कॉन्टिनेंटल ऊपर होती है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो नीचे वो डेंस और जो ऊपर वो कम डेंस, क्योंकि डेप्थ के साथ साथ डेंसिटी बढ़ती है। तो मुझे दिमाग लगा के बताओ, अगर डेप्थ के साथ साथ डेंसिटी बढ़ेगी तो ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है, ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी। और अगर ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा है, तो भाई अब पढ़ते हैं क्या हिसाब किताब है। दो बात है, एक तो होती है थिकनेस, एक होती है डेंसिटी। भाई थिकनेस के मामले में अगर मैं बात करूंगा ना, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, सुनना मेरे, पहले सुनना फिर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा अपने नोट्स के अंदर, पहले सुनो बैठ के। अगर बात करूंगा थिकनेस की, तो थिकनेस के मामले में होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा। और अगर बात करूंगा डेंसिटी की, तो डेंसिटी के मामले में होती है ओशनिक क्रस्ट ज्यादा। तो थिकनेस के मामले में ओशनिक क्रस्ट, जब थिकनेस के मामले में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो ज्यादा है, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा है लेकिन डेंसिटी कम है। और ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस कम है लेकिन डेंसिटी ज्यादा है। अब सुनो क्या हिसाब किताब है। अब हिसाब किताब ये है कि अगर ओशियनिक क्रस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो आपको मिलता है भाई, ये पतली होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी कि कॉन्टिनेंट वाले आपकी थिक होती है। अब थिकनेस में ना नंबर्स भी आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल कभी स्टेटमेंट में आ गए तो स्टेटमेंट में आपको पहचान लेना है कि भाई ये नंबर ओशियनिक से है, फिर ये नंबर कॉन्टिनेंट से है। तो ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस आपकी होती है 5 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस आपकी होती है 30 किलोमीटर, ठीक है। डेंसिटी के मामले में आपको बताया था कि जो नीचे वो डेंस। अब नीचे कौन था? नीचे था आपका ओशियनिक। तो ओशियनिक की डेंसिटी ज्यादा होती है, कितनी होती है? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपकी ओशियनिक की डेंसिटी होती है, जो कि आपकी कॉन्टिनेंटल से ज्यादा है डेंसिटी। तो थिकनेस इसकी कम हो जाती है लेकिन इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। वैसे ही अगर हम बात करूं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस की, तो उसकी होती है आपकी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपकी ओशियनिक क्रस्ट से कम होती है, ठीक है। दूसरी बात मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई आपसे पूछे भाई ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन कौन से रॉक टाइप होते हैं, तो आपको बोलना है बस सुन। ओशियनिक क्रस्ट में आपका होता है बेसोल्टिक रॉक, सुनना बात ध्यान से लाड। और बेसिकली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपकी होती है ग्रेनाइट। दो पत्थर आपके होते हैं। आगे जब आप पढ़ोगे रॉक्स के बारे में, यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे पास बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की आपकी रॉक्स होती है। उनमें से अगर आपसे कोई स्पेसिफिकली बात करें कि भाई ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन से तरीके की आपकी रॉक होते हैं, यू हैव टू से कि भाई ओशनिक में आपकी होती है बेसोल्टिक रॉक, और कॉन्टिनेंट में आपकी होती है भाई ग्रेनाइटिक रॉक। अब सियाल सी मैं आपको बता दिया था, ऊपर कौन है? कॉन्टिनेंट, क्या हो जाएगा सियाल। नीचे कौन है? ओशन, क्या हो जाएगा? सीमा। उसके नीचे क्या है? कोर, क्या हो जाएगा? नाइफ। खत्म, कुछ नहीं भाई। अब मैंने आपको बताया था कि इतना चीजें इतनी ज्यादा डेंस है ना, इतनी ज्यादा कंजस्टेड है ना, कि हमें क्रस्ट मेंटल कोर को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। अपने सिलेबस की बात करो तो भाई दो दो पार्ट में दो सर चीज डिवाइड है। फॉर एग्जाम्पल क्रस्ट की बात करूंगा तो उसके है लोअर क्रस्ट, सॉरी अपर क्रस्ट, उसके बाद लोअर क्रस्ट। मेंटल में अपर मेंटल, उसके बाद लोअर मेंटल। कोर में अपर कोर, या फिर बोल सकते हो आउटर कोर भी, और लोअर कोर में बनेगा लोअर कोर या फिर इनर कोर। दिमाग लगाओ भाई। अगर डेप्थ के साथ साथ डेंसिटी, दो बातें, डेप्थ के साथ साथ, क्या बोली मैंने? डेप्थ के साथ साथ डेप्थ बढ़ी तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा भाई। और डेप्थ बढ़ी तो डेंसिटी भी बढ़ती है भाई, सीधी बात है। तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और डेंसिटी बढ़ेगी।
अब इन दो फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मुझे एक छोटी सी बात को बताओ, अगर डेप्थ के साथ साथ आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो मुझे आप बताओ भाई मेरे, क्या बताओगे, मुझे आप बताओ कि आउटर कोर में, यानी जो अपर कोर आपकी है, आउटर कोर में, इस आउटर कोर में क्या ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो जाएगा? भाई डेप्थ के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस आउटर कोर में टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इस आउटर कोर में टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो कोई भी चीज अगर सॉलिड में है, टेम्परेचर बढ़ा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और आपकी आउटर कोर भी लिक्विड में चेंज हो जाती है। बात करूं इनर कोर की, तो भाई हाँ मैं तेरी बात मानेगा कि टेम्परेचर वाला फैक्टर ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, होना चाहिए था लिक्विड के अंदर पर बढ़ गया सॉलिड के अंदर, क्यों? इसलिए बन गया भाई क्योंकि नीचे के जाते जाते आपका टेम्परेचर भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अगर इनर कोर में ज्यादा टेम्परेचर है और ज्यादा प्रेशर है, तो वो अपने आप को लिक्विड में करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि वो लिक्विड बनते बनते सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और अगर वो लिक्विड बनते बनते सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में इनर कोर के अंदर आपके मटेरियल सॉलिड में होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, एक बात और सुनो, इस इनर कोर में आपकी दो बातें और मिलती है। कभी सवाल आ जाए मैग्नेटिक, जो अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म होता है ना, अर्थ के अंदर बेसिकली कुछ आयरन होता है, आयरन, ठीक है, मैं आपको बताया भी था, हमारे कोर के अंदर दो चीजें होती है, नाइफ, NiFe, Fe से बना आयरन। तो जो आयरन आपका होता है ना, जो अर्थ मैग्नेटिज्म दिखा रहा होता है ना, वो मैग्नेटिज्म दिखा इसीलिए होता है क्योंकि वो मैग्नेटिज्म आपका इनर कोर में प्रेजेंट आयरन की वजह से होता है। और इनर कोर में आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए वहां पर मैग्नेटिज्म होता है। इसलिए अर्थ के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो कि बिहेव करते हैं मैग्नेट की तरह। थोड़ी गहरी बात है, लेकिन अगर आपने समझ ली तो बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो आउटर कोर इनर कोर, सॉरी, अपर क्रस्ट लोअर, अपर मेंटल लोअर मेंटल, आउटर कोर इनर कोर, लिक्विड सॉलिड, क्यों लिक्विड है क्यों सॉलिड है मैंने बता दिया। मैग्नेटिज्म भी शो करता है। तो कहीं सवाल है कि भाई जियो मैग्नेटिज्म कौन शो करता है, यू विल से कि भाई जियो मैग्नेटिज्म शो होता है बिकॉज ऑफ द कोर। और कोर में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो उसमें होता है भाई आपका इनर कोर की वजह से, क्योंकि वहां आपका आयरन होता है, और आयरन आपका जो है वहां पर सॉलिड फॉर्म के अंदर हो रहा होता है। छोटी सी बात आपको याद रखनी है, आगे बढ़ते हैं। दो बातें हैं भाई। अब मैंने जैसे तो बताया था कि क्रस्ट मेंटल कोर है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, आउटर कोर इनर कोर, इस तरीके से आपकी चीजें होती है। इसमें ना आपको एग्जैक्टली स्टेटमेंट याद रखनी है। स्टेटमेंट क्या बोलती है भाई, अगर मैं पूरे क्रस्ट को, यानी कि अपर लोअर क्रस्ट, दोनों के दोनों क्रस्ट, दोनों क्रस्ट को और मेंटल के अपर पार्ट को उठा दूं, तो वो सारा का सारा आपका कहलाता है लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर को हम लोग रोकोस्फेयर भी बोलते हैं, जो कि 0 से 100 किलोमीटर के बीच होता है। अब ऐसा क्यों? भाई मुझे एक बात बता दो, क्रस्ट तेरे पास है, क्रस्ट तो ऑब्वियसली बात है भाई सॉलिड होता है, इसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं, है ना। ये अपर मेंटल का पार्ट, अपर मेंटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुनना मेरी बात, अपर मेंटल से थोड़ा जस्ट ऊपर होता है ना। अच्छा, स्टेटमेंट के अंदर होगा अपर मेंटल, लेकिन आपको जस्ट नॉलेज पर्पज से बता रहा हूं कि अपर मेंटल के थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहां मतलब जस्ट ऊपर, इस कोर पार्ट को हम लोग रोकोस्फेयर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्ट जनरली आपका सॉलिड होता है, इसलिए इस पार्ट को हम लोग रोकोस्फेयर बोलते हैं या फिर बोलते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है। अब बात करूं भाई आपका एस्टेनोस्फेयर की। अब मुझे बात बताओ भाई, टेम्परे अब डेप्थ बढ़ रही तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा ना, तो वहां पर ना आपका एक चीज होती है कि टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते वहां मैग्मा बनना शुरू होता है। मैग्मा, जो ज्वालामुखी फटता है ना, तो वो अंदर जो होता है ज्वालामुखी के, वो तब तक होता है मैग्मा, और जैसे वो बाहर फट के बाहर आता है उसे बोलते हैं लावा। तो जब वो अंदर मैग्मा होता है ना, वो मैग्मा बनता कहाँ पर है? वो मैग्मा बनता है एक लेयर के अंदर, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं एस्टेनोस्फेयर। अब ये एस्टेनोस्फेयर होती कहाँ पर है, क्या हिसाब किताब है? भाई ये जो एस्टेनोस्फेयर होते हैं ना, ये आपकी अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, ये मानने की बात है अपर मेंटल वाला पार्ट है। इस अपर मेंटल के भी अपर पार्ट में, यानी कि सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या रही बात है भाई, देख कोई बताए ना बताए मैं बताऊंगा। यहाँ तक तो भाई आपका हो गया रोकोस्फेयर, चलो यहाँ तक नहीं मानता, अगर मैं मान लूँ भाई यहाँ तक आपका होगा रोकोस्फेयर, जिसमें थोड़ा सा मेंटल का पार्ट भी आ गया और क्रस्ट का पार्ट भी आ गया। इस हिस्से को ना, ये छोटा सा हिस्सा बच गया ना बीच में, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, इसे बोलते हैं एस्टेनोस्फेयर। और ये जो आपका होता है ना, तो ये सॉलिड होता ना, ये लिक्विड होता, ये आपका सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा है पर उतना भी नहीं बढ़ा कि इसे लिक्विड में चेंज कर दे। तो ये जो जोन आपका एस्टेनोस्फेयर का होता है, इसे बोलते हैं भाई आपका सेमी सॉलिड जोन। क्लियर है भाई? चलो, इसके बारे में थोड़ी बात करें तो भाई ये मैग्मा चैम्बर होता है, यहाँ पर आपका मैग्मा बन रहा होता है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो मैग्मा बनेगा।
अब मैग्मा बन रहा होता है, लेकिन ये मैग्मा बनता क्यों है? क्योंकि वहां पर ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उनका डिके होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है भाई जो बेसिकली बहुत सारे न्यूक्लियर है ना चीज़ों में काम होते हैं। उस टाइम पे जो मटेरियल होते हैं अर्थ के अंदर, उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल। और वो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो आपके होते हैं, जब वो डिके होते हैं ना टेम्परेचर बढ़ते टाइम, तब वहाँ बनता है मैग्मा। और उस मैग्मा जो मैग्मा इकट्ठा होता है उस पार्ट को बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। छोटी सी बात है। तो मैग्मा का सोर्स कौन है? एस्टेनोस्फेयर है, वहाँ का मैग्मा चैम्बर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होता है। छोटी सी बात है। ये आपका लाई करता है 100 से 200 किलोमीटर के बीच, 100 से 200 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। तो 400 किलोमीटर तक आपका एस्ट्रोनोस्फेयर लाई करता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और मैंने आपको बताया भाई ये जो एरिया आपका होता है ना तो सॉलिड होता, ना ये लिक्विड होता, ये आपका होता है सेमी सॉलिड। तो सेमी सॉलिड कोई भी चीज़ है, अच्छा जैसी भी चीज़ है, यहाँ पर आपके जो वेव क्रिएट होते हैं ना, मतलब वेव मैं आपको बताऊंगा जब आप पढ़ोगे अर्थक्वेक। तो जहाँ पर जो आपकी वेव क्रिएट होते हैं ना, इस वेव को चलते चलते जैसे चलती है ना वेव, तो इस जोन में आते आते इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है वेव की। और जैसे किसी वेव की वेलोसिटी कम हो रही है, तो उस जोन को, इस जोन को जहां पर इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इस जोन को हम लोग बोलते हैं सेमी लो वेलोसिटी जोन या फिर सेमी सॉलिड जोन। तो एस्ट्रोनोस्फेयर के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट आती है। कोई पूछे भाई लोअर मेंटल हो गया, बोलते मैंने बताया अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल हो गया। लोअर मेंटल को बोलोगे मेरे भाई आप मीजोस्फेयर। अच्छा, कोर वाले पार्ट हुए, यानी कि आउटर कोर इनर कोर दोनों को मिला लो, और दोनों को मिलाकर आप लोग बोल रहे हो भाई बैरियोस्फेयर। बैरियोस्फेयर ठीक है, क्लियर है भाई। अच्छा, कोई आपसे पूछे भाई एस्ट्रोनोस्फेयर सॉरी लिथोस्फेयर, एस्ट्रोनोस्फेयर, मिजोस्फेयर, बैरियोस्फेयर में डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी? तो भाई आंख मीच के विजुलाइज करियो कि भाई डेप्थ बढ़ते बढ़ते डेंसिटी बढ़ रही है, डेप्थ बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर डेप्थ बढ़ रही है तो डेंसिटी लिथोस्फेयर की सबसे कम होगी, है ना। लिथोस्फेयर की सबसे कम होगी, एस्ट्रोनोस्फेयर की उससे ज़्यादा होगी, मिजोस्फेयर की उससे भी ज़्यादा होगी, और बैरियोस्फेयर की सबसे ज़्यादा आपकी डेंसिटी होगी। तो भाई बहुत छोटी सी बात है, आपको ये याद रखनी है। क्लियर है भाई? ये वही कॉन्सेप्ट है आपको जो पता होना चाहिए, ठीक है, कि जैसे डेप्थ बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ते बढ़ते आपकी डेप्थ के साथ साथ आपकी डेंसिटी बढ़ती है और टेम्परेचर प्रेशर भी बढ़ रहा होता है, ठीक है। दूसरी बात, मेंटल के बारे में दो तीन बातें। मेंटल में ना मैंने आपको बताया, मेंटल के अंदर आपका मैग्मा चैम्बर होता है एस्ट्रोनोस्फेयर के अंदर। और मैग्मा चैम्बर क्या होता है, जैसे ही वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है तो मैग्मा ना अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। और जब वो अपने आप को ऊपर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा होता है, इस कंडीशन में ऐसे आपका मैग्मा अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन, कन्वेक्टिव करंट, कन्वेक्टिव सेल। समझ रहे हो? तो जैसे ही कोई चीज इस तरीके से मूवमेंट कर रही है तो उसे हम लोग बोले कन्वेक्शन। और ये बेसिकली एक सेल है। तो हम लोग उस चीज को नाम देते हैं, जब आपका मैग्मा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा होता है, उस चीज को हम लोग नाम देते हैं भाई कन्वेक्टिव सेल। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछे भाई अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल, आपने बताया कि भाई अर्थ जो क्रस्ट होता है उसमें कॉन्टिनेंट ओशियनिक में सियाल सीमा मिलते हैं। लेकिन कोई आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहे कि अर्थ के क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल मिल रहे होते हैं, तो आपको सीधा बोल देना है भाई अर्थ के क्रस्ट के अंदर आपको मिलता है, सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं, आपको मिलता है ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन। इस तरीके से इस सीक्वेंस में आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर आपको मिनरल मिल रहे होते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है भाई डिसकॉन्टिन्यूटी का। डिसकॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है भाई? जैसे मैंने आपको बताया कि क्रस्ट मेंटल कोर को हमने अपर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमने इन्हें एक बाउंड्री बना दी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो बाउंड्री होगी उस बाउंड्री को हमने क्या नाम दिया। तो अगर इन दोनों के बीच कोई बाउंड्री है, अगर इन दोनों के बीच कोई बाउंड्री है, इन दोनों के बीच कोई बाउंड्री है, तो इन बाउंड्री को हम क्या नाम दे रहे हैं? उसे बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। रीजन क्या है भाई? क्योंकि ये चीज अपने आप में कंटिन्यूअस बिहेवियर नहीं दिखा रही। अगर अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट आप गए, लोअर से अपर मेंटल आप गए, तो भाई कुछ ना कुछ बिहेवियर चेंज तो हो रहा होगा ना। और जैसे ही कंटिन्यूटी ब्रेक होगी उसे हम लोग नाम देते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी का। तो बात करते हैं भाई डिसकॉन्टिन्यूटी की। डिसकॉन्टिन्यूटी में जब हम बात करेंगे तो हम समझेंगे कि भाई क्रस्ट मेंटल कोर को हमने वैसे डिवाइड किया, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, आउटर को इनर को, उसके बाद हमने इसकी जो डिसकॉन्टिन्यूटी को रखा। इसमें छोटी सी चीज है, मेरे गुरु जी मैंने अपने एक टीचर सीखी थी, वो चीज़ थी एक छोटी सी ट्रिक। ट्रिक ही भाई ये है कि देखो मेरी पेन को ध्यान दियो और आप इसमें स्क्रीन पे आप ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। सी एम राहुल गांधी लाजवाब। दोबारा सुनो भाई, ऐसा काम नहीं चलने का। दोबारा सुनो, सी एम राहुल गांधी लाजवाब। इस सीक्वेंस के अंदर आपको ये चीज़ लिख देनी है। उसके बाद आपको
मैं नहीं बोलता सारे के सारे को याद करो, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग वाले वर्ड भी याद है और मॉडरेट लेवल का एग्जाम बनता है, जो कि बनता भी है जनरली, तो आप पहचान पाओगे कि हाँ भाई इस वर्ड से शुरू हो रहा है तो यही होगा। सी से बना कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी, एम से बना मोरविक डिसकॉन्टिन्यूटी, आर से बना रेपिटेड डिसकॉन्टिन्यूटी, फिर बना गुटेनबर्ग, एल से बना लेमान। तो ये आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी है जो कि आपकी अलग 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 लेयर के अंदर आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती है ना। तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी आपको ऐसे याद हो नहीं पाएगी, तो सी एम राहुल गांधी लाजवाब से आप याद रखो। इनिशियली वर्ड याद रखोगे, मतलब शुरू का वर्ड याद रखोगे, तो बेसिकली यू विल अंडरस्टैंड। जब ऑप्शन में आएगा तो यू कैन एबल टू रिकॉग्नाइज कि हाँ ये ऑप्शन है, बिकॉज हमें रिकॉग्नाइज करना है। सब कुछ याद करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। ये सारे के सारे आपके ना एनसीईआरटी मार्किंग है, जरूरत नहीं है करने की, डाल दी मैंने। बट वॉट यू नीड टू डू इज सवाल, सवाल करो भाई। अब सवाल सारे कर पाओगे तुम, बहुत अच्छे लेवल पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। लिथोस्फेयर क्या होता है भाई? क्रस्ट और क्रस्ट होता है और अपर मेंटल होता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, इनमें से हाईएस्ट और लोवेस्ट में आपका क्रस्ट में क्या मिलता है? हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट क्वांटिटी एंड लोवेस्ट क्वांटिटी। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन। हाईएस्ट टू लोवेस्ट लगाना है आपको, तो पहले ऑक्सीजन मिलेगा उसके बाद सिलिकॉन मिलेगा, है ना, पहले ऑक्सीजन मिल रहा होगा फिर आपका सिलिकॉन मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। इनमें से आपका कोर के अंदर क्या मिलता है? नाइफ मिलता है भाई, NiFe मिलता है। Ni से बना निकल, Fe से बना आयरन, यहाँ पर क्या है आपका आयरन, ऑप्शन नंबर सी। खत्म। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड आई थिंक वी शुड, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे भाई। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। छोटा बनाया मैंने बिकॉज टॉपिक भी छोटा ही था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कंसिस्टेंट रहोगे तो चीज़ों को पकड़ पाओगे। अब इसे रहोगे तो आगे आने वाले टाइम में यू वुड नॉट एबल टू टेंस्ट कि अब आगे क्या होगा भाई। अब कुछ चीज़ याद नहीं आ रही, तो अभी से अगर लगे रहोगे ट्रेनिंग के अंदर तो आगे जाके फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मेक श्योर अपनी ट्रेनिंग को मेंटेन रखो। कोई आपका भाई यार तैयारी कर रहा है उसे शेयर करो, ठीक है, लगे रहो। एंड थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद।